वेलकम बैक। और ख़वातीन हज़रात, मैंने आपको बताया कि आज पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है। और अगर मैं याद करूं तो 2003-4 में इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा सुनने में आते थे। और उस वक्त की मैं अपनी याददाश्त के मुताबिक बता रही हूँ, हो सकता है कि मेडिकल साइंस में जब से केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए वो इसके बाद या इससे पहले हो सकते हैं। बहरहाल जब हमने सुना तो लोगों को पहले तो इसकी बिल्कुल आगाही नहीं थी, और कभी लोग इसको जॉन्डिस से तशबीह दिया करते थे, कभी लोग इसे कंफ्यूज किया करते थे। जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, हार्ट प्रॉब्लम है या कोई और ऐसा इशू है, वो उनको लगता था कि शायद हमारी हेल्थ कंडीशन ख़राब हो रही है और ये हमारी एग्जिस्टिंग बीमारी की वजह से तमाम चीज़ें हो रही हैं, जो भी सिम्टम्स आते थे। फिर रफ्ता रफ्ता इसमें तरक्की होती गई और लोगों को बताया गया, फिर वैक्सीन भी इंट्रोड्यूस हो गई, और ये तमाम चीज़ें उस लेवल तक आप ना पहुँच जाएँ जहाँ आपका लिवर डैमेज हो जाता है, और इस हद तक डैमेज हो जाता है। ये भी केसेस आपने या न्यूज़ चैनल से ही हमने बहुत ज़्यादा बताए थे जब रिपोर्ट हुआ करते थे और हम लिवर ट्रांसप्लांटेशन की बात करते थे। और अनफॉर्चुनेटली उस दौर में पाकिस्तान में ऐसी कोई विंडो नहीं थी, और हम ये सुनते थे कि लोग चाइना जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, अपना इलाज कराने दूसरे ममालिक जाते हैं। बहरहाल ये एक बीमारी है जिसको मेरे ख्याल में हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने काफ़ी कंट्रोल किया, लोगों को अवेयरनेस देकर, अपनी प्रैक्टिसेस कर कर, लेकिन आज भी ये हमारे ऊपर एक ख़तरे की तरह मंडला रहा है। अगर पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस बीमारी का तनासुब आज भी इस तरह का है कि वो हमारी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल सकता है। पाकिस्तान में हम इस बीमारी को किस तरह से ले सकते हैं, कैसे इससे निमट सकते हैं, किस तरह इसका बचाव हो सकता है, और आज के डॉक्टर्स, क्या इस साल की कोई थीम है या इस वक्त जो हमारे साथ पैनल ऑफ डॉक्टर्स मौजूद है वो इस बारे में मुझे और आपको क्या बताते हैं, ये हम उनसे जानेंगे। इस वक्त मैं खुशामदीद कहूँगी, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर लुबना कमानी साहिबा मौजूद हैं, प्रोफेसर एंड डायरेक्टर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी रेजिडेंसी प्रोग्राम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वैसे आपके बड़े सारे क्रेडेंशियल्स हैं तो वो मैंने सारे बताए तो काफी टाइम हो जाएगा, बट वी आर सो प्राउड ऑफ यू। ये सारी चीजें देख के आपने माशाल्लाह बहुत कुछ अचीव किया अपनी फील्ड में। Then we have Dr. Amanullah Abbasi, gastroenterologist, Dow University Hospital. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरवर, जो कि तिब के शोबे से ताल्लुक़ रखने के साथ साथ दर्स व तदरीस से भी इनका ताल्लुक़ है, और JSMU में हेल्थ मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। आपको भी खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट, तो मेरे ख्याल में हम मैम से शुरू करते हैं। डॉक्टर लुबना, मैंने एक तमहीद बांधी ऑब्वियसली, और कुछ चीज़ें जो हम सब सुनते रहे हैं उस हवाले से बताई। आप किस तरह से इस खतरे या इस बीमारी के बारे में हमें आगाह करना चाहती हैं? अच्छा, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बनाया इसलिए जाता है क्योंकि ताकि लोगों को अवेयरनेस दी जा सके। बेसिकली इस साल की जो थीम है, हेपेटाइटिस कांट वेट, बिकॉज 2 साल या 3 साल से जब से कोविड पैंडेमिक आया है, हमारी जो एफर्ट्स है वो बहुत स्लो हो गई है बेसिकली टुवर्ड्स एलिमिनेशन। WHO का गोल है कि हेपेटाइटिस सी एलिमिनेशन बाय 2030। इस पे बहुत सारे ममालिक ने काम करना शुरू कर दिया है, और जो टॉप 10 ममालिक है जो ये गोल अचीव कर लेंगे उसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का नाम नहीं है। अगर आप आज की बात करें तो हर 15 मिनट में एक पेशेंट अपनी जान गंवा बैठता है बिकॉज ऑफ वायरल हेपेटाइटिस या उसकी कॉम्प्लिकेशन से। तो एवरी 15 मिनट्स में एक पाकिस्तान में एक बंदा हेपेटाइटिस से जा बहक हो रहा है। इतना सिवियर है। अगर आप बात करें ओवरऑल प्रेवलेंस की तो 10 से 12 मिलियन लोग इस वक्त पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी या सी का शिकार है। ये तो वो लोग हैं जो हमें पता है कि हेपेटाइटिस बी और सी उनको है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि हेपेटाइटिस बी और सी उनके खून में इस वक्त मौजूद है। रेगुलर स्क्रीनिंग इज़ इम्पोर्टेंट। हमने इस वक्त कल भी हमने प्रेस क्लब में फ्री स्क्रीनिंग कैंप्स लगाए, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में फ्री स्क्रीनिंग हो रही है। वैक्सीनेशन एक बहुत इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई के खिलाफ। जब हम वायरल हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो 5 किस्म के वायरल हेपेटाइटिस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। सही। जो हेपेटाइटिस ए और ई है दोनों की वैक्सीनेशन मौजूद है पाकिस्तान में, और वो फूड बॉर्न होते हैं या फीको ओरल रूट से होते हैं। बेसिकली आलूदा पानी या खाने से लगता है, जो इस वक्त मुल्क में हाल हो रहा है बारिशों का, और आप देख रहे हैं कि मक्खियाँ और अनहाइजीनिक कंडीशंस है। तो पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ दूसरे जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी बैठे हैं वो एग्री करेंगे कि हम पिछले 2 हफ्तों में हेपेटाइटिस के बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आना शुरू हो गए हैं। इसका सिंपल मेजर है पानी उबाल के पिएं, बॉईल करके पिएं। ठीक है, मेजर्स की तरफ हम बाद में आते हैं डॉक्टर साहिबा।
डॉक्टर अमानुल्लाह, आप इसमें ऐड ऑन भी कीजिए। और जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा कि अभी जो हमारी कंडीशंस हैं, और यूजुअली हमारी कंडीशंस कुछ ऐसी ही होती हैं, बारिश में ज़रा ज़्यादा नुमायाँ हो जाती हैं, तो क्या पहले हमें पेट का कोई मर्ज लाहक होता है और उसके बाद हमें इसके कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं? सिम्टम्स में क्या क्या है? देखें, जैसे डॉक्टर लुबना ने अभी किया कि 5 जो वायरस हैं, A, B, C, D और E, हम अभी बात हो रही थी A और E की। हर वायरस का जो रूट है वो अलग है। जैसे A और E है, इसको ओरोफिकल रूट कहते हैं। ठीक है। यानी ये जो अशिया आप खाते हैं, ये खाने के रूट की वजह से ये होते हैं। अब इन वायरसेस में A और E में पहले सिम्टम्स ये होते हैं कि पहले बुखार होगा, फिर हो सकता है कि लूज स्टूल्स भी हों या लूज मोशंस हों, जिसको आप मोशंस भी कहें या जुलाब कहें या जो व्हाट्सोएवर। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता पीलिया आना शुरू होता है, और जब पीलिया आने से थोड़ी देर पहले उनकी भूख ख़त्म हो जाती है, जिसको हम कहते हैं डिसटेस्ट। जो चीज़ें उनको पसंद थी उनसे भी वो अवॉइड करना शुरू करेगा। जैसे किसी को कोई जूस पसंद है या कोई खाने में ख़ास अशा कोई पसंद है, तो पहले तो उसको भी छोड़ देगा, भूख उसकी ख़त्म हो जाएगी। तो भूख का ख़त्म होना, पीलाहट आना, हल्का बुखार या हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है, लूज स्टूल्स, पूरे जिस्म में दर्द होगा, जो हमारे जॉइंट्स हैं इनके अंदर पेन होगा, जिसको हम जॉइंट पेन कहते हैं, बॉडी एक होगा और वीकनेस होगी, लेथार्जी फील होगी। ये सारी चीज़ इनके सिम्टम्स हैं हेपेटाइटिस A और E के। अच्छी बात यह है कि A और E के तो सिम्टम आ जाते हैं ना, जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाते हैं, आप वो चोरी समझेंगे पकड़ी जाती है। मगर हेपेटाइटिस जो B है और हेपेटाइटिस C है, उनके बज़ाहिर आपको कोई सिम्टम नज़र नहीं आते। उनके जो सिम्टम्स हैं वो अंदर अंदर कहते हैं, इसीलिए इसको हम खामोश कातिल कहते हैं, साइलेंट किलर। क्योंकि इनके सिम्टम जैसे आपने A और E में देखा कि जॉन्डिस हो गई और आपको भूख न लगी और जॉइंट में पेन हुआ और ये सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई, तो उसके अंदर ऐसा नहीं है। उसमें तो जॉन्डिस भी आपको नज़र नहीं आएगी। हेपेटाइटिस B और C कुछ भी नहीं पता चलेगा। बिल्कुल कुछ भी नहीं। कब पता चलेगा कि हेपेटाइटिस B या C है? जब वो कॉम्प्लिकेशन में चला जाएगा। 80% 90% में ऐसा ही होता है। सिर्फ कोई 10 to 15% में आपको कोई सिम्टम मिला तो अलग बात है, जैसे वीकनेस है, लेथार्जी है, बॉडी एक है, तो ये आपको मिल सकता है। उसमें भी फिर भी जॉन्डिस नहीं मिलती। तो जॉन्डिस मिले तो हमें पता चले कि ये जॉन्डिस हुआ है, तो जॉन्डिस उसमें नहीं मिलती, इसीलिए उसको खामोश कातिल भी कहा जाता है। तो पता तब चलता है जब वो कॉम्प्लिकेशन में चला जाए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को खून की उल्टी लग गई, कोई बेहोशी की हालत में आ गया, या किसी का पेट फूला हुआ मिला उसके साथ आ गया, या उसको लिवर कैंसर हो चुका है, फिर जाके पता चलता है। तो वो फिर रिवर्स भी नहीं हो सकता ना, उसके लिए मुश्किल होगा। बहुत डिफिकल्ट है कि अगर वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में स्टेज ऐसी है जो ट्रांसप्लांट हम कर सकें, तो उसको हम फिर कैटेगराइज करते हैं। इस पॉइंट पे हम वापस आते हैं। डॉक्टर सरवर, जो इस वक्त बात की जा रही है, तो फिर बचाव कैसे है? पहले हम प्रिवेंशन पे बात कर लेते हैं। जी देखिए, सबसे पहले जैसे मैडम ने भी जिक्र किया और डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर जैसे कहा जाता है। हेपेटाइटिस A और E, क्योंकि उनका रूट ऑफ ट्रांसमिशन या मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक जैसा है, तो उनके प्रिवेंशन और तरीक़ेकार बचाव के भी उसी जैसे हैं। लाइक जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि पानी, आलूदा पानी से वो फैलता है, तो हमें जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि साफ़ पानी फराहम हो और पीने के लिए उबाल के पानी यूज़ किया जाए ख़ास तौर पे। और ऐसी जगह से एक्सपोजर, अभी मैं कुछ दिन पहले जब बारिशें हुई थी तो मैंने देखा कि एक आइसक्रीम वाले साहब जो हैं वो बहते हुए पानी के साथ जो है अपनी जो बर्तन है उसको धो रहे हैं और उसी के साथ जो है मतलब तो अब ये सोर्स हैं जो कि हेपेटाइटिस A और E के फैलने के बायस बनते हैं। जहाँ तक हेपेटाइटिस B और C का ताल्लुक़ है, इनका रूट बिल्कुल डिफरेंट है। इनका जो है इन्फेक्टेड निडल्स, बार्बर के जो यूज्ड रेजर्स हैं, इसका इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत कॉमन रहा है। ख़ास तौर पे अगर आप इंटीरियर में चले जाएं तो ये बहुत कॉमन है। इन चीज़ों से बचाओ। सैलून्स वगैरह भी हमारे यहाँ, तो वो शहरों की भी बात कर लें, तो डेंटल ट्रीटमेंट जहाँ होता है वहाँ कॉन्टेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ यूज़ होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन जो होता है या तो डायरेक्ट ब्लड कॉन्टैक्ट से या फिर ये असल में जो जिन चीज़ों की मैंने बात की उसमें ब्लड से कांटेक्ट होने का इम्कान ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो टूथब्रश शेयरिंग, ये हॉस्टल के अंदर बहुत कॉमन है, हमें नहीं पता चलता, लेकिन जो हॉस्टल लिविंग है वहाँ रेजर्स
और ये टूथब्रश वगैरह टूथब्रश भी शेयर कर लेते हैं? कर लेते हैं। ओह माय गॉड। तो ये बहुत कॉमन रूट है। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट है, मैडम इस पे ज़्यादा बेहतर बात करेंगी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये एक बहुत ज़्यादा इस पे हम डॉक्टर लुबना की तरफ आएंगे, लेकिन एक और चीज़ आप मुझे बताइए, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी बड़ी प्रैक्टिस है। एक तो बहुत आसान सी बात है कि पानी उबाल कर पी लें, वो भी हम जी हाँ, नहीं बिल्कुल। करते। इसके अलावा हम मिनरल वाटर पे इन्हिसार करते हैं, जो कि सही है, लेकिन अब मिनरल वाटर की बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज आ गई हैं और उन्होंने एक प्लांट लगाया हुआ है और बस वो पानी उसमें से आता है, वो कोई रिवर्स ऑस्मोसिस या जो भी उसका टेक्निकली काम है, और उसके बाद वो बॉटल बंद करके आपको दे देते हैं। क्या वो पानी आपकी सेहत के लिए मुज़र है या नहीं? देखिए, फिल्टर्ड वाटर जो है ये अमूमन फिल्टर्ड वाटर होता है, इनका एक प्रोसेस होता है। वैसे तो इनमें एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी की जाती है, इनका जो प्रोसेस है, लेकिन अगेन स्टैंडर्ड जो है वो बहुत वेरी करते हैं जितने में डिफरेंट ब्रांड्स में, और इसमें कौन किस हद तक क्वालिटी एश्योरेंस मेंटेन कर रहा है ये हमें नहीं पता। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो नोन ब्रांड्स हैं जिनका हमें पता है क्वालिटी कंट्रोल, हाँ इसमें भी जाली और जी, ये मैंने इसीलिए आपसे पूछा क्योंकि डॉक्टर ये बात कहेंगे तो उसे लोग मुख्तलिफ तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन अगर जनरली ये बात की जाती है तो लोग कहते हैं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो डॉक्टर लुबना, ये जो कॉम्प्लिकेशंस की बात हो रही थी, अगर आप थोड़ा इसके हवाले से भी वाजे करें लोगों को कि कॉम्प्लिकेशंस और डॉक्टर सरवर की एक बात मैं कहूँगी कि मिनरल वाटर है लेकिन वो कॉस्टली है। जिस हिसाब से इन्फ्लेशन हो रही है पाकिस्तान में, तो अगर पानी उबाल लें उसमें कोई खर्चा नहीं है, सबके पास घर में चूल्हा और पतीली है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत लगती है। क्योंकि अगर एक बंदा कमाने वाला है और पीछे घर में 6 लोग खाने वाले हैं, तो मिनरल वाटर पिलाना बहुत मुश्किल, एक्स्ट्रा एडिशनल बर्डन है। तो हमारा मैसेज यही जाएगा कि पानी उबाल के पिए, इट इज एज इफेक्टिव, ठीक है ना। तो और कोई उसका उबालने का भी तरीका मेरे ख्याल में बहुत बार बता दिया जाता है। के लिए आप उबाल लें, उसमें सारे जरासीम खत्म हो जाएंगे। इट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है ना। ठीक है। और कॉम्प्लिकेशंस की आप कह रही हैं बात, हेपेटाइटिस ए और ई यूजुअली कॉम्प्लिकेशंस नहीं करते हैं यूजुअली, मगर हेपेटाइटिस ई अगर प्रेग्नेंट वुमेन में हो जाए तो उसमें माँ और बच्चे की जान को तकरीबन 25% खतरा है। और हमारे पाकिस्तान में वेरियस स्टडीज़ है, जिना में भी हुई है, दूसरे शहरों में भी है, 60-70% तक चांस होता है मरीज़ की जान जाने का अगर प्रेजेंट लेट किया है और लिवर फेलियर हो गया है। तो हेपेटाइटिस ई प्रेग्नेंट खवातीन के लिए बहुत ख़तरनाक है, या ओल्ड एज लोगों के लिए जिनको डायबिटीज़ है या जिनको लिवर प्रॉब्लम पहले से ही चल रहा है, हार्ट के पेशेंट्स है, उसमें भी ख़तरनाक होता है। हमारे पास इस वक्त हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन पाकिस्तान में मौजूद है, जो हम सब फीमेल्स जो जिनकी शादियां होने वाली है या चाइल्ड बेयरिंग एज में है, जो प्रेग्नेंट होने वाली है, उससे पहले हम एडवाइस कर रहे हैं कि वो लगवा लें। 4 to 5 years तक इफेक्टिव होता है। अच्छा, ये डॉक्टर साहिबा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम लोग एक मुझे याद है कि वैक्सीनेशन हमारी लगी थी और वो कुछ 3 फेजेस में थी कि एक लगनी थी, फिर दूसरी, और फिर थोड़े टाइम बाद तीसरी, और उसके बाद तो दोबारा से कोई उसके बूस्टर वो जो आप वैक्सीन की बात करें वो हेपेटाइटिस बी है। वो गवर्नमेंट में EPI प्रोग्राम में 2002 में आ गई है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लग रही हैं। तो वो 3 कोर्सेज का होता है, एक जैसे आज लगेंगी, फिर 1 महीने के बाद, और फिर 6 महीने के बाद। और उसके बाद अमूमन जो आम लोग हैं उनको हम एंटीबॉडीज चेक करने का नहीं कहते हैं। जो हाई रिस्क इंडिविजुअल है, हाई रिस्क इंडिविजुअल्स कौन है? जो डायलिसिस पेशेंट है या जिनके स्पाउस को हेपेटाइटिस बी है और सेक्सुअल कांटेक्ट से लगने का खतरा है, उनमें फिर हम हेपेटाइटिस या जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं जिनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगना है, उनमें हम कहते हैं कि एंटीबॉडीज चेक करवाएं कि बूस्टर की ज़रूरत है कि नहीं। लेकिन आम लो रिस्क इंडिविजुअल या आवाम को ज़रूरत नहीं है अगर आपने 3 टीकों का कोर्स कर लिया है। तो फिर आपको ये हेपेटाइटिस बी के लिए सेपरेटली करने की जरूरत ये हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है। और ये भी मैं एक बात बताती चलूं, अगर आपने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगा ली है तो आपको हेपेटाइटिस डी भी नहीं होगा, डेल्टा, क्योंकि वो आप एक वैक्सीन से 2 हेपेटाइटिस को कवर करते हैं। हेपेटाइटिस ए की अलग वैक्सीन अवेलेबल है, हेपेटाइटिस ई की अलग वैक्सीन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस सी की पूरी दुनिया में कोई वैक्सीन इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो प्रिवेंशन इज ओनली द वे फॉरवर्ड। और हेपेटाइटिस सी हो जाए तो फिर कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा, तो सिरोसिस और वो सारी चीजें, लिवर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। यहाँ पर एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और सवाल हमारे डॉक्टर से पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। और ख़वातीन और हज़रात, आज हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस के हवाले से, क्योंकि आज पूरी दुनिया में इस बीमारी का दिन भी मनाया जा रहा है। इसकी आगाही के हवाले से मुख्तलिफ सेशंस, मुख्तलिफ सेमिनार्स और मुख्तलिफ वर्कशॉप्स और इस तरह से मीडिया अपीयरेंसेस भी होती हैं डॉक्टर्स की। जैसे आज हमारे पास ये तीनों डॉक्टर्स मौजूद हैं और काफ़ी हमें और आपको आगाह कर रहे हैं। और हम जो ब्रेक में बात कर रहे थे उसके बारे में मेरे ख्याल में उनमें बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी डॉक्टर साहब, जो अगर आप लोगों को बताएंगे हो सकता है कि उसके बाद वो थोड़ा सा ख्याल करें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है। देखिए, पहली बात यह है कि जैसे अभी डॉक्टर लुबना ने अभी थोड़ी देर पहले सब लोगों को अर्ज किया कि भाई पानी बॉयल करके यूज़ करें, जो कि बहुत वाइटल है जी। दूसरा, लोग फिर हैंड वॉश करना भूल गए हैं। कोरोना के ज़माने में तो सारे एक्टिव हो गए थे। अब ऐसा थोड़ी है कि कोरोना अभी ख़त्म हो गया, अभी कोई ख़त्म नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि केसेस दोबारा रीअपियर हो रहे हैं। उसका रीज़न ही यही है कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग है ही नहीं, स्टरलाइजेशन है ही नहीं। तो दूसरी बात यह है कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना है और ये फेस मास्क का यूज़ अगेन सबको यूज़ करना चाहिए। और अगली जो बात है कि जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सिरिंजेस का यूज़ जो भी हो रहा है, जब आप अपनी सिरिंज ले जाएं और उसको अपने आँखों से के सामने खुलवाएं और वो लगवाएं। और जो आम क्विक्स के पास लोग जाते हैं, जो एक ही निडल अमूमन क्विक्स यूज़ करते हैं, तो इसे अवॉइड करें। जो ट्रीज़ के नीचे जो बार्बर्स बैठे हुए हैं वहाँ जाने से अवॉइड करें। अगर गए भी हैं तो अपना रेज़र ले जाएं नया लेके, तो उसे बहुत सारा फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी जो अहम बात यह है कि आप जब भी कोई खाना खाएं तो उसको प्रॉपर कुक्ड फूड यूज़ करें। कुकिंग उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में यही पब्लिक को। वैसे तो अब बहुत बड़े बड़े होटल्स में भी हाफ डन जो होता है लोग वो खाते हैं, स्टेक्स हाफ डन हुए हुए होते हैं। और सुशी की हम बात कर रहे थे जो फुली कुक्ड या कुक्ड ही नहीं होती है। सो ये भी तो लोगों के शौक हैं, वो इस तरह का खाना खाते हैं। तो क्या इससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है? मेरे नज़र में तो 100% प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अनकुक्ड फूड तो इंस्टेंट सोर्स है बैक्टीरियल ग्रोथ का। ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बैक्टीरिया जो है ना, आप पूरे जो बंच बैक्टीरियाज का आप अंदर इनगल्फ करेंगे, तो ये तो आपके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और दूसरी अहम बात यह है कि देखिए, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, जैसे डॉक्टर लुबना ने अभी थोड़ी देर पहले ये चीज़ अर्ज की कि भाई हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन डेल्टा को भी कवर करती है। एक तीर में दो शिकार, इसका मतलब ही यही हुआ। 3 डोजेस हैं उसके, आप ये पूरे करें। उसके बाद 2 चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनकी टाइटर्स करने चाहिए कि एंटीबॉडीज़ कितनी बनी है। अगर 1000 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा है तो टाइटर वो सेफ है, कोई उसमें इशू नहीं है। ठीक है। अगर उससे कम है तो उसको बूस्टअप करना पड़ेगा, बूस्टर डोज लगाना पड़ेगा। और जो आम जनरल पब्लिक है, अगर उसका लेस देन 1000 टाइटर है तो वो भी इनफ है, चल जाएगा। मगर आप टाइटर करवाएं ताकि पता तो चले कि आपकी एंटीबॉडीज डेवलप हुई भी हैं कि नहीं। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नुसरत, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक। याया साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे डॉक्टर साहब की सलाम। बड़ा इम्पोर्टेंट मौजूद है। बात ये है कि हेपेटाइटिस के बारे में बड़ी बात होती है, लेकिन मैंने जो फील किया वो अभी तक बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसके जो वैक्सीन का तरीका है ये भी लोगों को नहीं पता। और जो अभी मैं पढ़ रहा था, आपका टिकट चल रहा था, खून देने में स्क्रीनिंग की बात जब तक आती है तो मुझे तो यही डर लगता है कि खून किसी से लेते हुए तो क्या उसका स्क्रीनिंग सही हुई है नहीं हुई, ये हमारे पास की कितनी फैसिलिटी, ये एक इम्पोर्टेंट बात मुझे पूछनी। दूसरी बात ये पूछनी है मुझे डॉक्टर साहब, आप ये भी कह रहे थे ना कि आप अपने तौर पे भी लोग दवाइयाँ खुद यूज कर लेते हैं और फिर उसके सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। जी, सेल्फ मेडिकेशन जी, और बहुत ज्यादा इसके नुकसान भी होते हैं और नेट पे पढ़ के खुद ही लोग डॉक्टर बन जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा पूछना ये है कि हेपेटाइटिस जो है ना, उसके लिए अगर हम किसी यानी एक तो आपने चलो आपको हो गया कि पता चल गया हेपेटाइटिस है, लेकिन जब हम जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो जो है ना उनके पास इतनी वो रिफ्रेशर उन्होंने किए भी नहीं होते, उनको इतना पता भी नहीं होता, बड़े लेट लोगों को अंदाजा होता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक है, ऑन एयर बात कर लेते हैं। डॉक्टर सरवर आप जवाब देना चाहेंगे? 2-3 बातें यही साहब थे शायद 2-3 बातें इन्होंने की हैं। एक तो इन्होंने कहा है सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से बात। ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया है कि अब जब से इंटरनेट की फैसिलिटी आई है तो लोग गूगल पे जाके अपनी कैफियत लिखते हैं और मेडिकेशन वहीं से मिल जाती है और वो जाके केमिस्ट से ले लेते हैं। इसके अलावा दूसरी एक सोर्स जो है वो केमिस्ट खुद है। आप केमिस्ट के पास जाते हैं, अपनी कैफियत बताते हैं, केमिस्ट खुद दे देता है। ये तो 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ क्वैक्स हैं। एक सर्वे के मुताबिक कराची के अंदर 25,000
क्वैक्स सिर्फ कराची में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कराची जैसे पढ़े लिखे और 25,000 25,000 क्वैक्स ओके, और वो इसलिए है क्योंकि हम और आप उनके पास जाते हैं तो इसलिए वो हैं। तो ये एक बात है कि लोगों में हमारा पैगाम यही होगा कि लोगों को इस बात से अवेयर करें कि डॉक्टर के पास जब भी जाएं तो ये मालूम कर लें कि वो कंपाउंडर है या क्वैक है, मतलब यानी जो सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं है, तो ऑथेंटिक डॉक्टर के पास हमेशा जाएं। और दूसरी बात ये है कि प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप मेडिसिन ना लें। दुनिया भर में तो आप नहीं ले सकते। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि हम लोग एक दफ़ा कॉन्फ्रेंस में थे और सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे मेरे साथ। आई हैड गैस्ट्रोएंटेरिक प्रॉब्लम और मेरे साथ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होने के बावजूद भी वो वहाँ से मेडिसिन लेके नहीं दे सकते थे मुझे यूएसए के अंदर। तो ये हमारे यहाँ ये एक अलमिया है। दूसरा जो इनका एक सवाल था कि स्क्रीनिंग के हवाले से कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होती है उसमें स्क्रीन, तो जितने भी ऑथेंटिक ब्लड बैंक्स हैं जी, वो इसको फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है और ये गाइडलाइंस पे मौजूद है कि जो भी ब्लड डिस्पेंस किया जाएगा वो स्क्रीन शुदा होगा, जिसके अंदर हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग हुई होगी, इसके अलावा HIV की, इन सारी चीज़ों की स्क्रीनिंग हुई होती है। और तीसरा सवाल इनका क्या था? यही सवालात थे। और इसमें एक और चीज़ भी है याया साहब कि जैसे ब्लड बैंक की आपने बात की, यूजुअली जब वो भी हमारे फोरम्स पे आते हैं तो वो ये भी बता चुके हैं कि जब कोई शख्स ब्लड डोनेट करता है तो उसके फ्री टेस्ट हो जाते हैं, यानी उस ब्लड की स्क्रीनिंग होती है और आपने जो अगर खुद खून दिया है तो आपको पता चलेगा कि जी आपके खून की जो टेस्टिंग हुई है उसके बाद क्या रिजल्ट्स हैं। तो मेरे ख्याल में वो बड़े अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को करते हैं। देखिए वो बैंक में अपने रखते ही स्क्रीन ब्लड हैं, तो क्योंकि आगे देते वक्त उनको फिर यही होता है कि जो पेशेंट इमरजेंसी में आता है लेने के लिए, उसके बाद इतना टाइम नहीं होता कि उसके बाद स्क्रीनिंग करने के बाद और मेरे ख्याल में एक उन्होंने वो भी बात की थी कि पता ही नहीं चलता, साइलेंट किलर की जो बात है, तो ये बात तो पहले ही वाजे कर चुके हैं आप लोग। देखिए इसको आम इस्तेलाह के अंदर काला यरकान कहते हैं। जब हम काला यरकान की बात जब की जाती है तो उससे मुराद जो होती है हेपेटाइटिस बी और सी मुश्तरका तौर पे। और पाकिस्तान में जो आपने तादाद की बात की थी, तो इस वक्त तकरीबन 1,20,00,000 के करीब जो है रजिस्टर्ड केसेस हैं जो कि हेपेटाइटिस बी 1,20,00,000 जी और जो कि कोविड से ज्यादा ये 10 to 12 अलार्मिंग हो गया। ये तो हमें वो लोग हैं जो हमें पता है, रजिस्टर्ड है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है। कॉलर हमारे साथ हैं। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैंने मैडम लुबना से बात करनी है। जी जी कीजिए मैडम लुबना से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे बेटे हैं, एक की उम्र है 20 साल हो तो एक की है 19 साल ना। तो जो बड़े वाले हैं उनको 2 साल हो गया, उनको है ना बी, दोनों को हेपेटाइटिस बी है दोनों। जी जी। तो मसला ये है कि हमने करवाई थी जब सबसे पहले 1 साल पहले ना इनकी थी 1 करोड़ के हिसाब भी था इनका जरसीम ना। तो आप डॉक्टर को जब मैंने टेस्ट करवाया है तो कहते हैं जो बड़े वाला है उसका 30 पे आ गया है। अच्छा, ऑन एयर बताएंगी, कुछ पूछना तो नहीं है ना? नहीं जी, ठीक है, ऑन एयर हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। थैंक यू। हेपेटाइटिस बी के बहुत सारे फेजेस होते हैं बेसिकली। हर पेशेंट हेपेटाइटिस बी को इलाज की ज़रूरत नहीं होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हम देखते हैं कि लिवर डैमेज है कि नहीं, वायरल लोड कितना है उसका, जैसे उन्होंने कहा इनका 20 है, उसमें हमें और चीज़ें देखनी होगी कि साथ में डेल्टा है कि नहीं, साथ में हेपेटाइटिस सी भी है कि नहीं। बाज़ लोगों को एक से ज़्यादा वायरस होते हैं, फिर जिगर पे सोजिश है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है और फिर डॉक्टर डिसाइड करता है कि टैबलेट देनी है कि नहीं देनी। अमूमन हेपेटाइटिस बी की गोली जब हम शुरू करते हैं, एक टैबलेट होती है, ज़्यादातर लोगों में वो लाइफ लॉन्ग देनी पड़ती है। अच्छा, क्योंकि इसका कोई क्योर नहीं है। हेपेटाइटिस बी इज कंट्रोलेबल, क्योर नहीं है अभी तक। ओके। तो बहुत कम लोगों में, लेस देन 10% में हम आगे जाके एक सीरो कन्वर्जन होता है, अगर वो हो जाए तो हम बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर लिवर डैमेज शुरू हो गया, हमारे पास कुछ स्कैन्स होते हैं, फाइब्रो स्कैन है, बहुत इजी टेस्ट है, वो बता देता है आपको कि लिवर डैमेज है कि नहीं। अगर लिवर डैमेज शुरू हो गया एक सर्टेन नंबर से ऊपर, तो फिर वो लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन लेनी पड़ती है। यहाँ पे मैं एक और बात इम्पोर्टेंट कि इनके 2 बच्चों को हेपेटाइटिस था, यानी ये फैमिली में है, तो ये मदर टू बेबी ट्रांसफ़र होता है। तो वालदा को भी चेक करवाना चाहिए, हस्बैंड को भी उनके चेक करवाना चाहिए, और भी बच्चों को चेक करवाना चाहिए, क्योंकि जब एक बंदे को फैमिली में होता है तो अमूमन देखा गया है कि कुछ और लोगों को भी फैमिली। क्या ये कंटेजियस है? जी, क्योंकि ये माँ, अगर मदर को है तो ये सारे बच्चों में आया होगा।
तो इसीलिए प्रेग्नेंट, अब जो इंटरनेशनल रूल्स आ गए हैं कि हर प्रेग्नेंट लेडी को हेपेटाइटिस बी और सी की टेस्टिंग लाजमी है। अच्छा, 2018 से ये गाइडलाइंस आ चुकी है, क्योंकि अगर माँ को हेपेटाइटिस बी है तो हम आखिरी 3 महीनों में एक टैबलेट शुरू कर देते हैं ताकि बच्चे को ट्रांसफर ना हो। और जैसे ही बच्चा पैदा हो 12 घंटे के अंदर उससे 2 इंजेक्शंस लगते हैं, एक तो रूटीन वैक्सीन और एक इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और अगर ये 2 इंजेक्शन लग जाए बच्चे को तो 90% चांस है कि बच्चे को हेपेटाइटिस बी नहीं होगा। डॉक्टर साहब, क्योंकि ये सेशन का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो आप कंक्लूड कर दीजिए, जो बातें रह गई हैं वो भी हमारे नाजरीन तक पहुँचा दीजिए। देखें, पहली बात यह है कि अब ये सबको जहन में रखना है कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन सबको करानी है। हेपेटाइटिस ई और ए की वैक्सीन भी अवेलेबल हैं, वो भी करवा लें तो बेहतर है। जब वैक्सीन एक प्रिवेंशन है ना, तो जब आप वैक्सीन कराएंगे तो बड़े पंगों से बच जाएंगे, सिंपल सी बात है। दूसरा जो हम डिस्कस और कर रहे थे कि जो लोग मिसिंग हैं, जो मिसिंग ऑफ द मिलियंस, हमने एक लास्ट ईयर जो है एक हमने ये भी एक कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें हमने ये पब्लिक ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाया था कि मिसिंग द मिलियंस, यानी जो हेपेटाइटिस बी और सी के जो पेशेंट मिसिंग है हमसे, जो हमारे स्क्रीन पे नहीं है, तो सबके स्क्रीनिंग टेस्ट कराने चाहिए। हमारा कल एक डिस्कशन हो रहा था, डॉक्टर लुबना भी उसमें शामिल थी, कि हम ये कह रहे थे कि भाई जैसे पोलियो वैक्सीन के लोग घर घर में जाते हैं ना, तो हर घर में ऐसे ही के एसआई का सिस्टम डेवलप किया जाए जो हर घर की हेपेटाइटिस बी और सी की टेस्ट हो जाए, लाइक द पोलियो। फिर हमें वो डेटा आ जाएगा, जब जो चीजें मिल जाएंगी तो उनका फिर ट्रीटमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, विद दैट थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ आवरी का। वैसे नेक्स्ट आवर में भी जो हमारा टॉपिक है वो आपको इंटरेस्ट कर सकता है, क्योंकि जो नौमौलूद बच्चे हैं उनका सर बनाने का बड़ा शौक होता है ना, कि जी सर बनाओ, दबा दो, पीछे से सीधा होना चाहिए। तो इस पे क्या इम्प्लीकेशंस या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, या हमारे यहाँ की ये रिवायत कितनी अच्छी या बुरी है, इस पे हम बात करने वाले हैं सेकेंड आवर में। तो आप भी इस पे हमें कॉल कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया एक बार फिर। एक ब्रेक, उसके बाद हम हाजिर होते हैं।